Welcome to Boost ISPCs. Today's lecture is the President. So, the President of India is the head of the Indian state. ठीक है, and he is the first citizen and act as symbol of unity, integrity and the solidarity of the nation. Then Article 52 में कहा भी गया there shall be a President of India. Then Article 53 में executive जो power of the union है वो shall be vested within the President and exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with the Constitution. मतलब जो 53 में क्या बोला गया है, जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है यूनियन की वो प्रेसिडेंट के अंदर हैं, या तो वो उनको डायरेक्टली एक्सरसाइज कर सकता है या किसी ऑफिसर्स के थ्रू जो उन प्रेसिडेंट के सबऑर्डिनेट हो उनके थ्रू भी उस पावर को जो एक्सरसाइज कर सकते हैं. देन 54 में क्या है कि जो प्रेसिडेंट है शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज होगा, जिससे प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाएगा. उसमें कौन कौन इंक्लूडेड होगा, उसमें इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी लोकसभा और राज्यसभा के सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड वाले नहीं, और इलेक्टेड मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स के भी, इसमें भी सिर्फ इलेक्टेड मेंबर, दोनों में ही इलेक्टेड एंड इलेक्टेड नॉट नॉमिनेटेड मेंबर. ठीक है, गलती एग्जाम में इसी पे होती है, यही इलेक्टेड को ऑल कर देंगे या नॉमिनेटेड भी ऐड कर देंगे, आप यही बात आपको याद रखनी है. देन 70 जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1992 में, उसमें जो इफेक्टिव हुआ है 1995 में, उसमें ये कहा गया कि जो ये इलेक्टोरल कॉलेज है प्रेसिडेंट का, यानी जो लोग प्रेसिडेंट को अपॉइंट कर रहे हैं, उसमें जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली उसको ऐड किया गया एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी को भी ऐड किया गया इन द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. ये 70 अमेंडमेंट के अंडर इसमें ऐड किए गए थे. देन जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं एंड द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये दोनों ही पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, यह मैंने आपको बता दिया, ये वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी है. देन आर्टिकल 55 का थर्ड पार्ट, इसमें बोला गया है दैट इलेक्शन द इलेक्शन इज हेल्ड इन द अकॉर्डेंस विद दिस सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यूज होगा. और सिस्टम क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, एंड द वोटिंग इज डन बाय द सीक्रेट बैलेट वेयर ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट इन कनेक्शन विद द, तो ये एक सिस्टम हो गया. ठीक है, लेकिन जब भी किसी को कोई डाउट होगा या कोई डिस्प्यूट कभी भी अराइज होगा कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो ठीक नहीं हुआ है या कोई कुछ किसी को और क्लियरेंस चाहिए, तो हमेशा उससे रिलेटेड जो फाइनल डिसीजन होगा दैट इज़ बाय द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, देन इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट जो भी होगा वो कभी भी इस बेसिस पे चैलेंज नहीं किया जा सकता है कि जो ग्राउंड ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज वॉज इनकम्प्लीट, यानी कोई भी अगर एमपी या एमएलए प्रेजेंट नहीं है किसी डे पे, तो वो इस बात को चैलेंज नहीं कर सकता है कि वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, तो जो पूरा इलेक्शन हुआ है प्रेसिडेंट का वो ठीक नहीं है या वो इनकम्प्लीट है. नो, ही और शी कैन नॉट चैलेंज ऑन दिस ग्राउंड. ठीक है, देन आर्टिकल 58 है, उसमें डिस्क्राइब होती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या है कि कोई पर्सन प्रेसिडेंट इलेक्ट हो सकता है. उसमें कुछ बेसिक क्राइटेरिया दिए गए हैं. फर्स्ट दैट ही शुड और शी शुड बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया. देन एज 35 कंप्लीट होनी चाहिए और क्वालिफाई होना चाहिए कि वो फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, मतलब और वो लोकसभा में इलेक्शन लड़ने की जितनी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो भी उसके पास होनी चाहिए. ठीक है, देन जो नॉमिनेशन होता है किसी भी कैंडिडेट का प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, उसको सब्सक्राइब करते हैं एटलीस्ट 50 लोग एज ए प्रपोजर और 50 लोग एज ए इलेक्टर एज सेकेंडर. ठीक है, मतलब उसका नाम प्रपोज करते हैं, सिंपल ऐसे है. देन जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा होगा प्रेसिडेंट के, वो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करता है जो कितनी है 15,000. ठीक है, देन सिक्योरिटी डिपॉजिट लाइबल होती है टू बी फोर्टिफाइड इन द केस ऑफ कैंडिडेट फेल टू सिक्योर, मतलब अगर कोई कैंडिडेट 1/6 वोट्स भी नहीं जीत पाता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में 1/6 वोट, तो उसको जो ये सिक्योरिटी उसने सबमिट की थी वो भी उसकी जब्त हो जाएगी. 15,000 रुपये जो थे वो जब्त हो जाएंगे, उसको वापस नहीं मिलेंगे.
देन जो प्रेसिडेंट का टर्म होता है वो 5 ईयर का होता है। किस दिन से शुरू होता है? जिस दिन वो अपने ऑफिस में एंट्री लेता है। यह है आर्टिकल 56 में। देन 56(1) के ए में क्या है कि जो प्रेसिडेंट है वो सबमिट करता है अपना रेजिग्नेशन इन रिटन इन राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू दी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी प्रेसिडेंट सिंपली अपना जो रेजिग्नेशन है वाइस प्रेसिडेंट को सबमिट करता है रिटर्न में। एंड जो वाइस प्रेसिडेंट है वो इमिडिएटली इन्फॉर्म करेगा प्रेसिडेंट के रेजिग्नेशन को टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा अंडर आर्टिकल 56 का सेकेंड पार्ट। देन आर्टिकल 56(1)(b) के अंदर क्या है? ही कैन ऑल्सो बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। मतलब वो इम्पीचमेंट के अंडर भी, इम्पीचमेंट के प्रोसेस से भी हम प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं, जो मेंशन है आर्टिकल 61 में। देन आर्टिकल 57 है वो डिफाइन करता है एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है। देन द ओनली ग्राउंड फॉर द इम्पीचमेंट मेंशन इन द आर्टिकल 61 का 1 इज द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब प्रेसिडेंट को सिर्फ एक ही ग्राउंड पे हटाया जा सकता है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करें। अभी तक इंडिया में कोई भी प्रेसिडेंट इम्पीच नहीं हुआ है। ठीक है। देन अगर कभी भी वैकेंसी क्रिएट होती है प्रेसिडेंट के ऑफिस में ड्यू टू रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ और अदरवाइज, तो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्ट कर सकता है एज ए प्रेसिडेंट अनटिल द न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। ठीक है। ये जो ग्राउंड है सिर्फ इन्हीं ग्राउंड्स पे। देन अगर कोई सिटिंग प्रेसिडेंट है वो अनेबल है अपने फंक्शन को डिस्चार्ज करने में, यानी अपने फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकता है ड्यू टू अब्सेंस या इलनेस या और किसी कारण से, तब जो वाइस प्रेसिडेंट है वो उसके फंक्शंस को मतलब कर सकता है परफॉर्म अनटिल प्रेसिडेंट रिज्यूम हिज ऑफिस, जब तक प्रेसिडेंट वापस से अपने ऑफिस को रिज्यूम नहीं कर लेता इस ठीक है। देन इन केस ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज वैकेंट, अगर मान लो प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट है या प्रेसिडेंट अनेबल है अपने फंक्शंस को इन्फॉर्म करने में और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड ही नहीं है, उसकी जगह ही खाली है, तो जो सुप्रीम जस्टिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और इफ़ ही इज़ ऑल्सो द मोस्ट सीनियर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अवेलेबल, तो वही इंसान अब एक्ट करेगा एज ए प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है। मतलब थर्ड लेवल फिर चीफ जस्टिस का आता है, ऐसे समझिए आप। थर्ड पॉइंट। देन आर्टिकल 59 का 1, इसमें कि बोला गया है इफ़ एनी पर्सन, अगर कोई पर्सन मेंबर है पार्लियामेंट का के किसी भी हाउस का या स्टेट लेजिस्लेचर के किसी हाउस का और वो इलेक्ट होता है प्रेसिडेंट, तो वो अपने हाउस की, जिस हाउस में वो पहले से उसका जिसका मेंबर है, उस हाउस की सीट वो तभी छोड़ेगा जिस डेट को वो इलेक्ट होने के बाद अपने ऑफिस में एंट्री लेगा एज ए प्रेसिडेंट। यानी इलेक्शन लड़ने के बाद जब वो जीत जाएगा उसके बाद ही वो अपनी सीट छोड़ेगा, लोकसभा की, राज्यसभा की या स्टेट के लेजिस्लेचर विधानसभा या विधान परिषद की, उससे पहले नहीं छोड़ेगा। मतलब जब वो जिस डेट में एंट्री लेगा अपॉन हिज ऑफिस, समझ रहे हो? एंट्री कब लेगा? जब वो इलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। देन जो ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट है उनको ओथ कौन दिलाएगा? ऑब्वियस सी बात है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाएंगे अंडर आर्टिकल 60। और करंटली जो प्रेसिडेंट की सैलरी है वो 5 लाख पर मंथ है और उनको वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंडर पे की जाती है। एंड आर्टिकल 77 में क्या है? द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फॉर्मली डन इन हिज नेम। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंडक्ट ऑफ बिजनेस है वो सब प्रेसिडेंट के नाम पे ही किया जाता है। देन ही कैन समन अ जॉइंट सेटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 के अंदर जो प्रेसिडेंट है वही सम्मन करता है, यानी बुलाता है मीटिंग जॉइंट दोनों हाउसेस की। और व्हेन ए बिल इज सेंड टू द प्रेसिडेंट, अगर कोई बिल प्रेसिडेंट को भेजा जाता है, अगर वो पास कर दिया गया है पार्लियामेंट से, तो ही कैन गिव हिज असेंट, या तो अपनी असेंट वो दे सकते हैं या अपनी असेंट को विद होल्ड कर सकते हैं या वो बिल को रिटर्न कर सकते हैं, और लेकिन वो मनी बिल को कभी भी रिटर्न नहीं कर सकते। तो ये रिटर्न वाला जो ऑप्शन है मनी बिल में नहीं आएगा। फॉर द रिकन्सिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट बोलते हैं। देन अगर इफ द बिल इज पास्ड अगेन बाय द पार्लियामेंट, अगर वो बिल फिर से पार्लियामेंट में पास हो जाता है, चाहे रिकमेंडेशंस कुछ अमेंडमेंट के बाद पास हो दोबारा या सेम बिल को दोबारा पास कर दें, उसके बाद में प्रेसिडेंट को अपनी असेंट देनी ही पड़ती है। प्रेसिडेंट हैव टू गिव हिज असेंट। ठीक है। और जब किसी बिल को जो प्रेसिडेंट है
वो अपनी असेंट दे देता है, स्वीकृति दे देता है, उसके बाद ही वो बिल है क्या बनता है, एक्ट बनता है। ठीक है। और प्रेसिडेंट, मैंने आपको बताया, मनी बिल को कभी भी रिटर्न नहीं कर सकता रिकंसिडरेशन के लिए। अब मनी बिल जो होता है हमें पता है कभी हम हमेशा सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, वो भी पहले परमिशन लेके, प्रेसिडेंट की बिना परमिशन से नहीं करा सकते हैं। इसी तरह आर्टिकल 123 में क्या है, जो ऑर्डिनेंसेस हैं जिनको प्रोमulgate करता है कौन, प्रेसिडेंट, अगर हाउस है जो सेशन में नहीं है पार्लियामेंट तब। और ये जो ऑर्डिनेंसेस हैं इनको अप्रूव कराना होता है जब पार्लियामेंट फंक्शनिंग में आ जाता है, उसके 6 वीक के अंदर, जब वो असेंबली रीअसेंबली होती है पार्लियामेंट की, उसके 6 वीक के अंदर इसको अप्रूव कराना होता है। और जो ऑर्डिनेंस है उसको कभी भी विड्रॉ भी किया जा सकता है, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। जब भी लगेगा कि हाँ इसका पर्पस पूरा हो गया तो उसको विड्रॉ भी किया जा सकता है। देन आर्टिकल 72 में के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, आर्टिकल 72 में क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है कि वो जो पार्डन वगैरह है उसके परमिशन ग्रांट है उनको, जो भी सज़ाएं मिली होती हैं, सेंटेंसेस होते हैं, उनको सस्पेंड कर सकता है, रिमिट कर सकता है, रिस्पाइट कर सकता है, रिप्राइव कर सकते हैं, कम्यूट सेंटेंसेस इन सर्टेन केसेस। ये जो माफिया हैं जो प्रेसिडेंट की वो हैं इसमें। देन उनको एक और पावर है आर्टिकल 143 के अंदर, क्या है कि प्रेसिडेंट ही हैज़ पावर टू कंसल्ट विद द सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट को लगता है कोई भी मेजर इशू है जिस पे उनको सुप्रीम कोर्ट की कोई भी कंसल्टेशन चाहिए, तो ही हैज़ दैट पावर टू कंसल्ट अंडर आर्टिकल 143. Then he can declare any area as a scheduled area and has powers with respect to the admission of scheduled areas and scheduled tribe. ये भी पावर है प्रेसिडेंट के पास शेड्यूल एरिया से रिलेटेड कि किसको डिक्लेयर करना है किसको नहीं करना, प्रेसिडेंट। और ये सुप्रीम कमांडर है डिफेंस फोर्सेस के, उसमें तीनों आ जाती हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। ठीक है। देन जो 42 अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें एक प्रोविजन ये किया गया है कि जो प्रेसिडेंट है वो बाउंड है एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। लेकिन 42 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1978 में, जो जनता पार्टी ने इनेक्ट कराया गया था, उसमें बोला गया नहीं, प्रेसिडेंट अथोराइज टू इंक्वायर द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर टू रिकंसीडर सच एडवाइस आइदर जनरली और अदरवाइज, हाउएवर ही शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस टेंडर्ड आफ्टर सच रिकंसिडरेशन। मतलब जो प्रेसिडेंट है वो उनको जो भी भेजी जाएगी एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, उनको वो एक बार रिकंसीडर करने के लिए भेज सकते हैं। लेकिन जब एक बार रिकंसीडर कर लिया जाएगा बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसके बाद में प्रेसिडेंट को अपनी अकॉर्डेंस या जो अपनी जो भी ये एक्ट होगा उस पर अपनी कंसिडरेशन असेंट देनी ही होगी ताकि वो एक्ट बन जाए। ठीक है। देन अब ये लिस्ट है हमारे जो भी इंडिया के प्रेसिडेंट रहे हैं, हमें इनकी क्रोनोलॉजी थोड़ी पता होनी चाहिए। फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, देन वी गिरी, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला, ये दोनों लोग एक्टिंग वाले थे। देन वी गिरी अगेन, देन फखरुद्दीन अली अहमद, BD जट्टी, नीलम संजीवा रेड्डी, ये निर्दलीय, मतलब इनके अपोनेंट में कोई नहीं था, सिर्फ यही लड़े थे और ये जीत गए थे। देन ज्ञानी जैन सिंह, R वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, KR नारायण, APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद एंड द्रौपदी मुर्मू जो प्रेजेंटली हैं। ठीक है। तो फर्स्ट फीमेल प्रतिभा पाटिल रही हैं, ये इनकी नंबर और ये याद रखना, एंड द्रौपदी मुर्मू का भी थोड़ा याद रखिएगा। सो दिस इज इट इन दिस लेक्चर, इंपॉर्टेंट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल।